Bismillahirrahmanirrahim. My name is Kamal Khan and you are watching Physics with Kamal Khan. स्टूडेंट्स फर्स्ट ईयर फिजिक्स में आज का लेक्चर जो है वो है लेक्चर नंबर 7 और आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे स्टेरेडियन को। तो अगर आप लोगों ने प्रीवियस लेक्चर देखा हो तो इसको समझने में आप लोगों को काफ़ी आसानी होगी। स्टार्ट करते हैं स्टेरेडियन को। तो इंट्रोडक्शन, डिफिनीशन वगैरह इन सब को छोड़ के हम पहले फिगर को डिस्कस करेंगे, तो यहाँ से आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। फिर हम उसी तरह से हेडिंग वाइज इसको कंटिन्यू करेंगे। ज़रा देखिए, यहाँ पर जो है आप लोगों को एक सर्कल नज़र आ रहा है, लेकिन चूंकि हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो मैं कहूँगा ये सर्कल नहीं है, बल्कि ये हमारे पास एक स्फीयर है। ठीक है, तो सपोज करें बेटा ये हमारे पास क्या है, एक स्फीयर है। ठीक है, इसके अंदर मैंने क्या किया हुआ है, एक पीस को मैंने बाहर निकाला हुआ है। अच्छा, थोड़ा सा इसको आसान करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा जो बाज़ार में जो बंदे होते हैं वो वाटरमेलन जो होते हैं वो जो बेचते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो दरमियान में से एक पीस जो है वो निकाल लेते हैं और उस पीस की जो शक्ल होती है वो तकरीबन कुछ इस तरह से होती है। ठीक है बेटा, इसको इमेजिन करना बड़ा ज़रूरी है। जो वाटरमेलन वाले होते हैं ना, जो उसको बेचते हैं, तो वो दरमियान में से एक पीस को निकाल लेते हैं, कट आउट करते हैं, इसको शो करने के लिए कि हमारे पास इसका कलर किस तरह है। खैर, ये जो पीस हम बाहर निकालते हैं तो इस पीस की वजह से वाटरमेलन के सेंटर पर एक एंगल बनता है। लेकिन ज़रा देखिए, ये जो वाटरमेलन है तो ये असल में एक 3D शेप है। ज़रा आप लोग इसको इमेजिन करें, इसको हम इस तरह से भी काट सकते हैं, इस तरह से भी काट सकते हैं और इस तरह से भी काट सकते हैं। इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास एक 3D शेप है। तो वहाँ पर दरमियान में जो एंगल बनेगा, तो आप लोग मुझे बताएं कि अगर ये स्फीयर या ये वाटरमेलन एक 3D शेप है तो जो एंगल दरमियान में बनेगा वो भी हमारे पास 3D एंगल कहलाएगा। उस एंगल को हम कहते हैं सॉलिड एंगल। लेकिन हमने समझना है स्टेरेडियन को, तो उस सॉलिड एंगल को जिस यूनिट में हम मेजर करते हैं उसका नाम है स्टेरेडियन। बेटा बात क्लियर हो गई? तो इसी चीज़ को मैंने यहाँ पर जो है बनाया हुआ है। आप लोग सपोज करें ये वही वाटरमेलन है और ये दरमियान में से मैंने एक पीस जो है वो कट आउट किया हुआ है, एक पीस को काट के मैंने बाहर निकाला हुआ है। उस पीस का जो सरफेस एरिया है, यहाँ पर कुछ ना कुछ सरफेस एरिया बनेगा। इस सरफेस एरिया की वजह से यहाँ पर इस स्फीयर के बिल्कुल सेंटर में एक एंगल बनेगा। ये जो एंगल होगा ये सॉलिड एंगल कहलाएगा और ये हमारे पास मेजर होगा स्टेरेडियंस में। यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, अभी ज़रा देखें, अगर मैं इस तरह करूं कि ये सरफेस एरिया जो पीस में बाहर निकाल रहा हूं उसका सरफेस एरिया मैं छोटा सा ले लूं तो उसकी वजह से जो एंगल बनेगा वो भी छोटा होगा। अगर इस सरफेस एरिया को मैं बहुत बड़ा काट दूं तो दरमियान में जो एंगल बनेगा वो भी हमारे पास ज़्यादा होगा। और इस तरह भी हो सकता है कि इस सरफेस एरिया की एक स्पेसिफिक वैल्यू ऐसी आएगी जो कि इस रेडियस के स्क्वायर के बराबर होगी। तो उस वाले केस में जो यहाँ पर दरमियान में एंगल बनेगा उसको हम 1 स्टेरेडियन कहेंगे। तो मेरे ख्याल में कुछ ना कुछ आइडिया आप लोगों को हो गया होगा। अभी स्टार्ट करते हैं सीक्वेंस के साथ और इसी चीज़ को फिर मैं दोबारा डिस्कस करूँगा तो आपको इंशाल्लाह कंप्लीटली क्लियर हो जाएगा। तो बेटा पहली हेडिंग लगा लें इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन, तो इंट्रोडक्शन में पहली चीज़ जो आप लोगों ने लिखनी है वो हमारे पास ये है कि ये एक सप्लीमेंट्री यूनिट है। कौन सा यूनिट है? एक सप्लीमेंट्री यूनिट है। क्लियर है? दूसरी चीज़, इट इज़ यूज्ड टू मेजर सॉलिड एंगल। ये किस लिए से हम इस्तेमाल करते हैं? सॉलिड एंगल को मेजर करने के लिए। अभी ये सॉलिड एंगल होता क्या है? तो हेडिंग लगा रहे सॉलिड एंगल, अभी आप लोगों को क्लियर होता जाएगा। ठीक है, तो सॉलिड एंगल हमारे पास अगर यहाँ से हम डिफाइन करें, द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ स्फीयर, क्योंकि यहाँ मैंने आप लोगों को कहा कि इसको हमने कंसिडर करना है स्फीयर, क्योंकि स्फीयर यहाँ पर हम ड्रा नहीं कर सकते। सो द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ स्फीयर बाय अ सरफेस एरिया। क्लियर है? इस सरफेस एरिया की वजह से स्फीयर के सेंटर पर जो एंगल बन रहा है उसको हम सॉलिड एंगल कहते हैं। तो देखिए, द एंगल सबटेंडेड at the center of the sphere by a surface area, एक surface area की वजह से।
अच्छा याद रखिए, ये हमारे पास एक 3D एंगल होगा, कौन सा वाला? 3D एंगल, 3 डायमेंशनल एंगल। और दूसरी चीज़, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा इस सिंबल से। क्लियर? ओके। यहाँ से एक बात जो हमें क्लियर हो गई वो ये कि सरफेस एरिया की वजह से यहाँ पर एंगल बनेगा। सरफेस एरिया कम हो तो एंगल कम होगा, सरफेस एरिया ज़्यादा हो तो एंगल हमारे पास क्या होगा? ज़्यादा होगा। तो अभी हमने डिफाइन करना है 1 स्टेरेडियन को कि 1 स्टेरेडियन का एंगल हमारे पास कितना होगा। तो बेटा याद रखिए, जब ये सरफेस एरिया इक्वल हो जाए रेडियस स्क्वायर के, तो उस वाले केस में हमारे पास जो एंगल यहाँ सेंटर ऑफ द स्फीयर पर बनेगा वो कहलाएगा 1 स्टेरेडियन। क्लियर है? तो हेडिंग लगा ले 1 स्टेरेडियन का, 1 स्टेरेडियन। आसानी के लिए मैं आप लोगों को बताता चलूं कि यही डिफिनीशन आप लोगों ने यूज़ करना है, लेकिन लास्ट में लिखना है बाय अ सरफेस एरिया इक्वल टू स्क्वायर ऑफ रेडियस। ये आप लोगों ने ऐड करना है इसके साथ। तो लिखिए द एंगल सबटेंडेड at the center of a sphere by a surface area equal to square of radius। वहाँ पर क्या था? वहाँ पर आर्क की वजह से एंगल बनता था, और जब आर्क और रेडियस बराबर होते, यहाँ पर सरफेस एरिया की वजह से एंगल बन रहा है, तो जब सरफेस एरिया और आर स्क्वायर आपस में बराबर हो जाएंगे, एरिया इक्वल टू स्क्वायर ऑफ रेडियस, उस वाले केस में जो एंगल बनेगा वो 1 स्टेरेडियन कहलाएगा। ओके। अभी इसके बाद इसी डायग्राम को, इसी फिगर को हम एक्सप्लेन करेंगे। तो आप लोगों ने लिखना है इन द गिवन फिगर वी हैव अ स्फीयर, इन द गिवन फिगर वी हैव अ स्फीयर, और उसका रेडियस हैविंग अ रेडियस r। इसके बाद क्या हुआ है? अ पीस इज टेकन आउट हैविंग अ सरफेस एरिया a, अ पीस is taken out having a surface area, जिसका एक surface area होगा, a surface area A, which causes, इसकी वजह से क्या होगा? which causes a 3D angle। 3D क्यों? क्योंकि हमारे पास स्फीयर जो है वो 3D शेप है। a 3D angle at the center of the sphere, at the center of the sphere। this angle is known as solid angle। इस एंगल को हम क्या कहते हैं? सॉलिड एंगल कहते हैं। and we measure it in स्टेरेडियंस। आई होप यहाँ तक सबको क्लियर होगा। अभी जो 3 पॉइंट्स मैंने आप लोगों को बताए जो कि बहुत ही ज़रूरी है, वो 3 पॉइंट्स हमारे पास ये है कि अगर ये सरफेस एरिया, इफ़ एरिया इज इक्वल टू आर स्क्वायर, तब जो हमारे पास एंगल बनेगा देन द सॉलिड एंगल विल बी 1 स्टेरेडियन। इसी तरह से अगर सरफेस एरिया जो है वो आर स्क्वायर से ज़्यादा हो जाए, तो उस वाले केस में जो हमारे पास सॉलिड एंगल बनेगा वो भी 1 स्टेरेडियन से ज़्यादा होगा। जिस तरह मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर आर्क लेंथ ज़्यादा होगा तो एंगल ज़्यादा होगा, क्योंकि वहाँ पर आर्क की वजह से एंगल बन रहा था, यहाँ पर सरफेस एरिया की वजह से बन रहा है। तो जितना ज़्यादा सरफेस एरिया उतना ज़्यादा सॉलिड एंगल, जितना कम सरफेस एरिया उतना कम सॉलिड एंगल। अगर सरफेस एरिया हमारे पास आर स्क्वायर से कम हो देन द सॉलिड एंगल विल बी लेस देन 1 स्टेरेडियन। क्लियर? ओके। इसके बाद मैथमेटिकली हेडिंग लगा ले। तो इस सारे डिस्कशन से आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि असल में जो हमारे पास सॉलिड एंगल है ये बराबर होता है एरिया ऑफ द सरफेस
एरिया ऑफ द सरफेस डिवाइडेड बाय स्क्वायर ऑफ रेडियस। एरिया ऑफ द सरफेस, कौन सा वाला सरफेस जिसकी वजह से एंगल बना है। क्लियर है? अगर मैं इस तरह लिखूं a डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर तब भी सही है। अच्छा, फर्स्ट जो केस मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है 1 स्टेरेडियन के लिए, तो हेडिंग लिखिए 1 स्टेरेडियन, इसको वेरीफाई करते हैं अभी 1 स्टेरेडियन। तो उसमें कंडीशन ये था कि सरफेस एरिया और आर स्क्वायर आपस में बराबर होंगे। अगर ये दोनों इक्वल हो जाए तो उस वाले केस में हमारे पास जो एंगल होगा वो 1 स्टेरेडियन कहलाएगा। तो ज़रा देखिए, अगर सरफेस एरिया की जगह मैं आर स्क्वायर लिखूँ, नीचे आर स्क्वायर अपनी जगह पर, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पर आ जाएगा 1 स्टेरेडियन। क्लियर? ओके। इसके बाद जिस तरह हमने सर्कल के लिए किया था कि एक सर्कल के अंदर जो है वो एक से ज़्यादा रेडियंस पॉसिबल है, बिल्कुल इसी तरह से एक स्फीयर के अंदर जो टोटल एंगल है वो 1 स्टेरेडियन से ज़्यादा हो सकता है। अभी कितना हो सकता है, तो इसी चीज़ को अभी हम जो है वो फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर हेडिंग लगा ले टोटल स्टेरेडियंस इन अ स्फीयर। टोटल स्टेरेडियंस इन अ स्फीयर, एक स्फीयर के अंदर हमारे पास टोटल स्टेरेडियंस कितने हो सकते हैं। तो ज़रा देखिए, सॉलिड एंगल का हमारे पास जो है फार्मूला है, या टोटल सॉलिड एंगल भी आप लोग लिख सकते हो, वो होता है एरिया ऑफ सरफेस डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। अभी देखिए, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं टोटल स्फीयर के, कि टोटल स्फीयर के दरमियान में कंप्लीट जो है वो सॉलिड एंगल टोटल कितना बनेगा। तो ज़रा देखिए, अगर इस होल स्फीयर की वजह से मैं बात कर रहा हूँ तो इस वाले केस में एरिया ऑफ दिस सरफेस जो है वो इक्वल हो जाएगा एरिया ऑफ दिस स्फीयर के। इस बात को ज़रा ध्यान से सुनें। अगर हम बात कर रहे हैं टोटल स्फीयर की कि टोटल स्फीयर के सेंटर में जो है वो कितना सॉलिड एंगल बनेगा, तो यहाँ पर हमने सरफेस को कंसिडर किया हुआ है एज अ स्फीयर। तो हम क्या लिखेंगे, इस स्पेशल वाले केस में हम एरिया ऑफ द सरफेस की बजाय लिखेंगे एरिया ऑफ द स्फीयर। तो बेटा यहाँ पर लिखे एरिया ऑफ द सरफेस इन दिस केस विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ द स्फीयर। क्लियर है? ठीक है, इसको पुट करें तो ये हमारे पास आ जाएगा एरिया ऑफ स्फीयर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। और आप लोग जानते होंगे कि हमारे पास स्फीयर का एरिया किस चीज़ के बराबर होता है। जी बिल्कुल, वो बराबर होता है 4 पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर जो है वो आर स्क्वायर के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। सो दिस इज 4 पाई स्टेरेडियंस। ठीक है, तो हमारे पास जो एक स्फीयर होता है उसके सेंटर में होल एरिया ऑफ द स्फीयर की वजह से जो एंगल बनता है सॉलिड एंगल, वो बराबर होता है 4 पाई स्टेरेडियंस के। क्लियर? तो इसके ऊपर भी आप लोगों से बहुत सारे एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं। रेडियन टॉपिक, उसके ऊपर भी आप लोगों से बहुत सारे एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं। इंशाल्लाह अगर आप लोगों का इंटरेस्ट रहा तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं कोशिश करूंगा चंद एक एमसीक्यूज भी डिस्कस करूं और साथ ही साथ हम नेक्स्ट टॉपिक को भी डिस्कस कर लेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।